जय हिंद बच्चों। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य इससे ये बीपीएससी में बिहार स्पेशल के लिए भी इम्पोर्टेंट है और हिस्ट्री में भी इम्पोर्टेंट है। तो ये हिस्ट्री प्लस बिहार स्पेशल के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है गुप्त वंश। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश का स्थापना किया था। श्रीगुप्त ने इसका शासनकाल था 240 से लेकर के 280 ईस्वी तक। ठीक है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त था। ठीक है, अगर यहीं पर कुछ क्वेश्चन पूछ दे कि श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना, ठीक है, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना, तो इसका उत्तराधिकारी बना घटोत्कच का नाम बाद में चंद्रगुप्त प्रथम पड़ा। ठीक है, ये जो घटोत्कच है ना, इसका नाम चंद्रगुप्त प्रथम पड़ा। तो चंद्रगुप्त प्रथम श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी बना और घटोत्कच उसका मूल नाम था। तो कभी ऑप्शन डाल दे चंद्रगुप्त प्रथम की जगह पर घटोत्कच तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त जो थे, आपका राइट आंसर हो जाएगा कुषाणों के सामंत थे। ठीक है, गुप्त कुषाणों सामंत थे। श्रीगुप्त के समय में महाराजा की उपाधि सामंतों की प्रदान की जाती थी, अतः श्रीगुप्त किसी के अधीन शासक था। ठीक है, तो एक इतिहासकार है जिसका नाम है के.पी. जायसवाल। इनके अधीन श्रीगुप्त जो था ना, श्रीगुप्त भारसीवो का अधीन छोटे से राज्य प्रयाग राज्य जो यूपी में है, यूपी का शासक था। ठीक है, तो इतिहासकार के.पी. जायसवाल के अनुसार श्रीगुप्त जो था भारसीयों के अधीन प्रयाग राज्य जो था ना, अभी जो प्रयाग राज्य जो इलाहाबाद है यूपी में है, उसका एक छोटा सा शासक था। वहाँ से अपने राज्य का विस्तार किया। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज का उपाधि धारण किया? महाधिराज की उपाधि गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त ने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसे व्यक्ति कौन थे जो महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट विश्व के ज्योतिष सिद्धांत दी थी। ठीक है, आर्यभट्ट ने प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिष गणितज्ञ थे। इनकी पुस्तक है, इनकी ग्रंथ क्या है? ग्रंथ का नाम है आर्यभट्ट इनका ग्रंथ का नाम है। ठीक है, इसमें ज्योतिष और गणित का सिद्धांत दिया गया है। गुप्त शासकों की सरकारी और दरबारी भाषा थी, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, संस्कृत। इनकी गुप्त शासकों की दरबारी भाषा संस्कृत थी। और कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त जो काल था ना, इसको स्वर्ण युग कहा गया। ठीक है, ये देखिए, ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर के उसे भारत का नेपोलियन कहा गया था? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है,
तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था, यानी हुड़ों पर विजय किसने किया था? तो आपका हुड़ों पर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदरगुप्त सी। ठीक है, हुड़ों का आक्रमण गुप्त वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक सिकंदरगुप्त था। ठीक है ना। इस युद्ध में सिकंदरगुप्त ने हुड़ों पर विजय पाया था, हुड़ों को पराजय किया था। ठीक है। अच्छा, भीतरी अभिलेख जो है ना, भीतरी अभिलेख के आठवें श्लोक में हुड़ों के साथ युद्ध जो है, युद्ध का वर्णन मतलब उल्लेख मिलता है। ठीक है ना। तो भीतरी अभिलेख के 8वें श्लोक में हुड़ों के साथ युद्ध का प्रमाण मिलता है कि हुड़ों को सिकंदरगुप्त ने हराया था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। कौन? तो भीतरी अभिलेख के 8वें श्लोक में, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। कभी क्वेश्चन अगर पूछ दे, बीपीएससी बहुत ही मतलब डीपली क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है। तो कभी क्वेश्चन पूछ लें कि कौन सा अभिलेख में मतलब हुड़ों के साथ गुप्त वंश का मतलब युद्ध का वर्णन मतलब मिलता है, या कौन सा अभिलेख के कौन सा श्लोक में मिलता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। बीपीएससी पहले जैसा नहीं रहा बाबू लोग, बीपीएससी बहुत बदल चुका है, बीपीएससी का ट्रेंड चेंज हो चुका है। बीपीएससी लॉलीपॉप क्वेश्चन मतलब देना बंद कर दिया है। तो इसलिए डीप में पढ़िए। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश जो था वो कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। गुप्त राजवंश अपनी कला और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त सेकेंड के समय कला और स्थापत्य का भारत का स्वर्ण युग कहा गया। ठीक है। अजंता का कलाकृति किससे संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अजंता की कलाकृतियों में पहले जो था कुल गुफा 29 थी। ठीक है। अभी वर्तमान में 6 गुफा है। 6 गुफा कौन है? गुफा नंबर 1, 2, 9, 10, 16 और 17। ये गुफाओं का नंबर याद रखिएगा। पहले गुफा 29 टोटल थी, वर्तमान में 6 हैं। 6 गुफा में 1, 2, 9, 10, 16 और 17 गुफा अभी बची हुआ है। ठीक है ना। इसमें गुफा 16 और 17 गुप्त कालीन है। ठीक है ना। अगला बात 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल कर लिया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई टोटल गुफाओं की संख्या कितनी है? तो 29 है। 29 में वर्तमान में गुफाओं कितनी है? तो 6 है। गुफा नंबर का भी ऑप्शन दे दे तो 1, 1, 2, 9, 10, 16 एंड 17 मतलब गुफा अवेलेबल है। 16 एंड 17 गुफा जो है गुप्त काल से संबंधित है। और 1983 में अजंता को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल कर लिया गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकीय कवि थे? तो जो SSC 2018 में पूछा है। तो कवि कालिदास आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य के समय के राजकीय कवि थे। अजंता की चित्रकारी विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है।
ठीक है ना। गुफा नंबर 9 चित्र में, ठीक है ना, गुफा नंबर 9 के चित्र में भिक्षु बौद्ध भिक्षु जो थे ना, उनके स्तूपों का चित्रण है। तो इसलिए ये बहुत हमसे रिलेटेड है। उत्तर गुप्त में विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था। उसका नाम वो नालंदा विश्वविद्यालय जो था ना, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना गुप्त काल में हुआ था। ठीक है ना। इसकी स्थापना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुआ था। किसने कराया था? तो चंद्रगुप्त सेकंड ने करवाया था इसको। ठीक है। 6ठी सदी। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरण अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। ठीक है। एरण नामक इतिहास ये कहाँ है? तो ये एरण जो अभिलेख है ना, मध्य प्रदेश के सागर जिले में, मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। ठीक है ना। इसे हम भानुगुप्त अभिलेख भी कहते हैं। तीसरा जो है भानुगुप्त का मंत्री, इसका जानकारी जो मिलता है ना, भानुगुप्त का मंत्री गोपराज के साथ युद्ध लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हुए थे, तो जिससे गोपराज की पत्नी सीता हो गई। ठीक है ना। इसी वजह से इस अभिलेख को क्या कहते हैं? एरण सती अभिलेख भी कहते हैं। ठीक है ना। तो भारत में सती होने का प्रथम साक्ष्य एरण अभिलेख से मिला। ठीक है ना। ये कब की है? तो ये 510 ईस्वी का है। 510 ईस्वी का है। ठीक है ना। तो इस चीज़ को, चारों क्वेश्चन को याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का सागर जिला में है। भानुगुप्त का अभिलेख भी इसे कहते हैं, एरण सती अभिलेख भी कहते हैं। ये जो अभिलेख बनाया गया था 510 ईस्वी में। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चंद्रगुप्त के समय में 399 से 412 ईस्वी में आया था। कहाँ का नागरिक था? तो फाहियान चीनी यात्री था, और ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड था, यानी बौद्ध धर्म का भिक्षु था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था, तो गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है ना। इसमें संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए, संस्कृति जो था ना, प्रचार के लिए इसका उपयोग किया जाता था। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो राइट आंसर चीन था। चीन का निवासी था, लेकिन बौद्ध भिक्षु था। ठीक है। ये 399 से 412 ईस्वी में तक भारत रहा। ठीक है। ये चंद्रगुप्त सेकंड के समय भारत आया था। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन सेकंड किस वंश का शासक था? आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। वाकाटक वंश का शासक था। वाकाटक वंश शब्द का प्राचीन भारत का एक राजवंश के लिए किया जाता था। 3री सदी से 6ठी सदी तक शासन किया। ये वाकाटक जो था 3री सदी से 6ठी सदी तक इनका शासनकाल था। ठीक है ना। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है?
तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया, ठीक है ना। जीवन में सरस्वती और लक्ष्मी की अविरोध था, वह वैदिक मार्ग का अनुयायी था, ठीक है ना। शकुंद्रगुप्त को किस स्तंभ में सरकोपम कहा गया, ठीक है ना। सरकोपम किस अभिलेख में कहा गया, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा कहोम स्तंभ लेख में सरकोपम कहा गया। ये कहाँ है, तो ये है यूपी के गोरखपुर में। ये जो है इसमें गुप्त सामंत 148 से 460 ईस्वी तक का तिथि तक अंकित है, ठीक है ना। इस अभिलेख से पता चलता है कि मद्र नामक एक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थकों की प्रतिमाओं का निर्माण कराया था। यानी इस अभिलेख से क्या पता चलता था, मद्र नामक एक व्यक्ति था जो 5 जैन तीर्थक जो थे ना की प्रतिमा बनाई थी, ठीक है। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध के मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बोधगया। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था, तो मंदिर निर्माण का जन्म सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ था, ठीक है ना। चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी, तो जब वो शकों का उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त सेकंड ने, मतलब शकों को हराया था, तब जाकर के चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो आपका राइट आंसर ही हो जाएगा। गुप्त काल का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे, तो आपका राइट आंसर विष्णु हो जाएगा। विष्णु इन लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट देवता थे। चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए, तो जो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। अच्छा, चंद्रगुप्त जो था, चंद्रगुप्त सेकंड, ये किसको पराजित किया था, शकों को। अब वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछें, स्कंदगुप्त जो था ये किसको पराजित किया था, तो हूणों को। दोनों चीज़ को याद रखिएगा। मेहरौला दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा 4th सदी में कराया गया था। दिल्ली का लौह स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार के नज़दीक इसको कराया गया था, ठीक है ना। इस स्तंभ इसे अपने प्राचीन भारत के इसका निर्माण, ठीक है ना, तो महरौला जो था ना, इसका निर्माण 375 से 413 ईस्वी में किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था विक्रमादित्य ने, ठीक है ना। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी इसको आप चंद्रगुप्त सेकंड भी कह सकते हो, ठीक है। इसने इसका निर्माण कराया था। फाहियान और हेनसांग ने किन राजाओं को देखा था, किन राजाओं के, तो जो फाहियान था वो फाहियान, और हर्षवर्धन के समय में कौन आया था, हेनसांग। हेनसांग जो था हर्षवर्धन के समय में आया था। ये भी बौद्ध धर्म का भिक्षु था, ठीक है। इसका पुस्तक जो था, हेनसांग का पुस्तक सी जू की था। धनवंतरी थे, तो धनवंतरी जो थे वो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा।
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के 9 रत्न में एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आप चंद्रगुप्त के 9 रत्न में कौन कौन थे उनको याद रखिएगा। एक में है ये 9 रत्न में एक में थे धनवंतरी, 2 में चपड़क, 3 अमर सिंह। ये जो नाम है ना बाबू लोग, इसको आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो इसको रट के पी लिएगा, ठीक है ना। बहुत बार अकबर का 9 रत्नों में से भी क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शन दे देता है, पूछता है कि इसमें से कौन है कौन नहीं है। अमर सिंह, चौथा शंकु, ठीक है, 5वां बेताल भट्ट, 6ठा घट खरपर, 7वां कालिदास। अच्छा, कालिदास के बारे में इंपॉर्टेंट रखिएगा कि कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड के भी 9 रत्न में से एक थे। जिस तरह बीरबल और क्या बोलते हैं अकबर में जो पूछता है राजा टुडरमन के बारे में, उसी तरह ये कालिदास भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। वरा मिहिर 8वां था, 9वां। इसको आप लोग नोट डाउन करके, मैं बोल रहा हूँ ना, रट के पी लिएगा। वर रुचि, ये 9 को चंद्रगुप्त सेकंड के क्या बोलता है 9 रत्न थे। आप इनकी नाम रट के पी लिएगा, क्योंकि बीपीएससी पहले खनिया लॉलीपॉप क्वेश्चन देना बंद कर दिया भाई। वो डीपली दे रहा है, वो पूछ सकता है कि भाई चंद्रगुप्त सेकंड के 9 रत्नों में कौन था, कौन है, कौन नहीं है, ठीक है ना। इसलिए रट के पी लिएगा। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फुकुओकी निम्नलिखित में इसके विवरण नहीं है, ठीक है ना। तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के फाहियान द्वारा रचित जो फुकुओकी में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो ये पुस्तक भी याद रखिएगा कि फाहियान जो था ना, फाहियान ये इसका पुस्तक है फुकुओकी, ठीक है। चीनी यात्री था, फाहियान चीनी यात्री था। और दूसरा ये चंद्रगुप्त सेकंड के समय भारत आया था। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्तम मंदिर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। देवगढ़ का दासवांत मंदिर जो है ना, गुप्त काल का सबसे मतलब स्वर्ण सर्वोत्तम नंबर 1 पे है, ठीक है ना। ये जो है यूपी के ललितपुर जो है ना, ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। ये जो मंदिर है भगवान विष्णु का है, ठीक है ना। अजंता की गुफा में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा 16, 17 और 19, ठीक है ना। अमर कोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार में से जुड़े हुए थे? तो आपका राइट आंसर चंद्रगुप्त सेकंड हो जाएगा, ठीक है। गुप्त सामंत 2019 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? यानी गुप्त सामंत का प्रारंभ किसने किया था, ठीक है। गुप्त सामंत का प्रारंभ किसने किया था? तो आपका राइट आंसर चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त सामंत के स्टार्ट 319 से 320 ईस्वी में किया था, ठीक है। और गुप्त सामंत और शक सामंत जो है 78 ईस्वी में हुआ था। इन दोनों के बीच में शक और गुप्त, इन दोनों के बीच में गैपिंग पूछे तो 240 वर्ष का, ठीक है ना, शक सामंत।
का शुरुआत 78 ईस्वी में हुआ था। गुप्त साम्राज्य की शुरुआत 319 से 20 ईस्वी में हुआ था। इन दोनों के बीच में 240 वर्षों का अंतर है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य का प्रारंभ किसके उपलक्ष्य में किया था? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, अपने राज्य रोहण के स्मारक के रूप में इसका शुरुआत किया था। गुप्त सामंत जो है 319 से 20 ईस्वी में शुरू किया गया था। प्रयाग जो है, प्रयाग अभिलेख का लेखक हरिशेषण किस शासक का दरबारी कवि था? तब का राइट आंसर ये हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है, हरिशेषण 4वीं शताब्दी के, हरिशेषण जो था ना वो 4वीं सदी के सांस्कृतिक कवि था। ठीक है ना। गुप्त काल के प्राचीन भारत का क्लासिक युग क्यों कहा जाता है? क्लासिक युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि राइट आंसर भी हो जाएगा, कला और साहित्य के क्षेत्र में अपने चरम उत्सव पर पहुंचने के कारण इसे क्लासिक युग कहा जाता है। स्वर्ण युग। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो गुप्त काल ने कराया था। जो धमेक स्तूप का बात करें, ये कहाँ है? ये धमेक स्तूप जो है यूपी के वाराणसी में है। वाराणसी में के निकट जो सारनाथ है वहाँ पे है। ठीक है ना। धमेक स्तूप का इसका निर्माण जो किया गया था, इस स्तूप का निर्माण 500 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य के अशोक द्वारा बनवाए गए एवं पूर्व स्तूप की स्थापना किया गया। मतलब इसकी निर्माण जो है 500 ईस्वी में किया गया। गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को कहा जाता था? गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था। ठीक है। कुमार संभव महाकाव्य किसकी रचना है? आपका राइट आंसर कालिदास हो जाएगा। कालिदास नवरत्नों में से चंद्रगुप्त के। ठीक है, तो कुमार संभव महाकाव्य चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि कालिदास ने लिखी थी। कालिदास का भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है। हर्षचरित बाणभट्ट चंद्रवाहिनी ने लिखी थी। ठीक है ना।